वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो रहा है, अब हम इसको कैसे कंजर्व करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमें पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा ये फॉरेस्ट है सपोज, अब यहाँ पे टाइगर की स्पीशीज है, इसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो हम सिर्फ इसे ही कंजर्व पे फोकस करेंगे तो उससे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर लें, पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व करेंगे, तो टाइगर के अलावा जितने भी स्पीशीज यहाँ पे जैसे लेपर्ड है, एलिफेंट है, बर्ड स्पीशीज है, वो सारे एक साथ ही कंजर्व यहाँ पे हो सकती है। तो ये एक अप्रोच बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का होता है। अभी बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन। फूड चेन हमारा कंटिन्यू रहेगा। फूड चेन में कैसे स्टार्ट होती है, पहले होते हैं हमारे प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर है, उसके बाद हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद में कार्निवोर्स। तो कोई भी अगर बीच में से हट गया, अगर प्लांट की स्पीशीज है कोई, जैसे कि ग्रासेस, ग्रासलैंड्स में ग्रासेस पाई जाती है कहीं पे भी, और कोई हर्बीवोर उस ग्रास पे ही डिपेंडेंट है, तो अगर फूड चेन से ग्रास ही अगर गायब हो जाएगी तो ये हर्बीवोर की भी डेथ हो जाएगी, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर ये कार्निवोर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, हर एक स्पीशीज को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है फूड चेन को बनाए रखने के लिए। देन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व रहता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को पूरा बचा रहे तो जितने भी प्लांट है, एनिमल की जो स्पीशीज है, वो सभी वहां पे प्रिजर्व रहती है, बनी रहती है। तो उससे क्या होगा, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब कि एक प्लांट है, उसका कोई प्लांट स्पीशीज है, उसके अलग अलग सब स्पीशीज है, तो हर एक सब स्पीशीज की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। हो सकता है इसमें कोई मेडिसिनल बेनिफिट हो सकता है इसमें कोई कुछ और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो, तो वो सारे बेनिफिट्स भी हमको मिल सकते हैं। देन रिजर्वायर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट इज प्रिजर्व्ड इनेबलिंग देम टू इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि अगर कहीं से भी ये कोई एरिया है, यहाँ से कोई भी हर्बीवोर सपोज वो एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन दूसरी जगह पे वो हर्बीवोर अगर बचा हुआ है, तो हम उस वापस से उसको वहां पे ला सकते हैं, तो जिससे हमारा बैलेंस जो है वो बना रहेगा। देन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी स्पीशीज होती है, कुछ प्लांट स्पीशीज होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करने में, तो इस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूशन का रिडक्शन, जैसे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स बहुत अच्छे से पॉल्यूशन को रिडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म पोटेंशियल भी, अगर ज्यादा स्पीशीज होंगे, ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स होंगे, तो टूरिज्म भी बढ़ सकता है, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। देन दे आर सोर्स ऑफ टिम्बर, मेडिसिन, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। तो हर एक बहुत फायदा है जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। नाउ जब हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है। इसमें पहली है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एनवायरमेंट का सबसे बड़ा, बिगेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क है, जो कि एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब IUCN में दोनों, इसमें गवर्नमेंट भी आते हैं एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं। नॉर्मली होता है कि जो भी कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है, उसमें जितने भी गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि कंट्री, एज अ कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGOs हैं, इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट, ये सब भी होते हैं। क्योंकि अगर हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे ही काम नहीं होता है, उसमें सोसाइटी के लेवल पे काम होता है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें हर किसी को इंक्लूड किया गया है। मोर देन 1400 ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है IUCN के, ये डेटा गैदर करता है। डेटा गैदरिंग किससे रिलेटेड, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड, कि कहाँ पे कितना लॉस हो चुका है, कौन सी स्पीशीज डिक्लाइन में जा रहे हैं, किस तरीके से क्लाइमेट के इम्पैक्ट की वजह से हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो रहा है। एनालिसिस करते हैं, रिसर्च भी यहाँ पे होती है। इसके अलावा एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, लोगों को एजुकेट करना, उनमें अवेयरनेस लेके आना कि हमें किस तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरमेंट को बचाने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट तो हमें करना ही है, क्योंकि डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, बट उसके साथ साथ वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए, कि हमें इतना ज्यादा नहीं रिसोर्सेज को यूज करना है कि वो रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाए। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज कर रहे हैं, कोल वगैरह, तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि 100 ईयर्स में हमारा जो कोल है वो खत्म हो सकता है। जो पेट्रोल है दैट विल बी लगभग 50 ईयर्स के आसपास और चल सकता है। तो हम अनलिमिटेड यूज नहीं करना है, हमें हमें सस्टेनेबल यूज करना है उसका। इसके अलावा IUCN बताता है मेजर्स, किस तरीके से डिप्लीशन और जो रिसोर्सेज जो हमारा हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको डेवलप करने की जरूरत
जरूरत है। नाउ ये कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा फोना, इन सब की कंजर्वेशन पे तो ये काम करता ही है। इसके अलावा एक लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। 1964 से इसने स्टार्ट किया। इस लिस्ट में होता है जो भी स्पीशीज थ्रेटेंड है, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है फ्यूचर में जाके, उन सब की वो लिस्ट बनाते रहता है ताकि उनका और भी ज्यादा कंजर्वेशन हो सके। इंडिया भी IUCN का मेंबर है 1969 से। एंड ऑल्सो क्योंकि IUCN इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, इसीलिए 92 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है। रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट 1964 से पब्लिश होती है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट निकालते हैं। इंडिया में इसको अपडेट करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है। एंड ये फौना पे काम करता है। फौना मीन्स की एनिमल्स। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपडेट करता है IUCN में कि हमारे देश में कौन से एनिमल का कितना पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया है या किसने इम्प्रूवमेंट किया है, ये सब। अब IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज है, 9 कैटेगरीज है। पहला है नियर थ्रेटेंड, जितने भी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रोब्स की स्पीशीज, उन सबके स्टेटस के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। पहला है नियर थ्रेटेंड, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, मतलब कि अभी तो उसका पॉपुलेशन ठीक है, नंबर उसका सही है, बट हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड हो जाए, तो वो आता है नियर थ्रेटेंड में। सेकंड कैटेगरी है वल्नरेबल, जिसको हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट है, मतलब कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो वो एंडेंजर हो सकता है नियर फ्यूचर, मतलब आगे जाके वो एंडेंजर हो सकता है, इसका उसको रिस्क ज्यादा है। देन एंडेंजर्ड में आता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसका मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसकी ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रही है। देन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती है जिनका पॉपुलेशन बहुत रिड्यूस हो चुका है, लगभग लास्ट 10 ईयर्स में 90% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है उनका पॉपुलेशन। लाइक कि अगर 1000 स्पीशीज थी 2000 में, 1000 स्पीशीज थी, तो 2010 में उनका पॉपुलेशन रह गया सिर्फ 100, 1000 से 100, मतलब कि 90% रिडक्शन हो चुका है। तो ऐसी स्पीशीज को रखा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। दूसरा, अगर नंबर लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स, जितनी भी एरिया है जहाँ पे वो पाया जाता था, कोई भी फॉरेस्ट एरिया, वहां पे उसके सिर्फ 50 ही मेंबर्स रह चुके हैं, मेच्योर इंडिविजुअल्स को देखा जाता है यहाँ पे। तीसरा क्राइटेरिया है कि उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है एटलीस्ट 50% इन 10 ईयर्स, मतलब कि अभी वो जितना भी उसका पॉपुलेशन है, आने वाले 10 साल के बाद वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब उसको एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, बहुत ज्यादा उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है, वो होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, मतलब कि जो एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं, अब उसका कोई भी इंडिविजुअल नहीं रहा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वो स्पीशीज जो सिर्फ कैप्टिविटी में ही सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे जू होते हैं वहीं पे वो प्रेजेंट है, जो उसका नेचुरल एरिया था, जैसे कि फॉरेस्ट में अगर वो पाया जा रहा था, फॉरेस्ट से वो खत्म हो चुका है, सिर्फ ऐसी जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं या फिर जू है, सिर्फ वहीं पे वो सर्वाइव कर रहा है, तो वो होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट से भी खत्म हो गया है, और जो कैप्टिविटी जू वगैरह है, ब्रीडिंग सेंटर है, वहां से भी वो खत्म हो गया, मतलब अब वो दुनिया में है ही नहीं, तो दैट इज एक्सटिंक्ट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज लीस्ट कंसर्न, यानी कि लोवेस्ट रिस्क, उसको कोई रिस्क नहीं है, तो इसीलिए उस पर ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है कि उसका कितना पॉपुलेशन है। वो वाइड स्प्रेड होते हैं, अबंडेंट होते हैं, बहुत सारा उनका पॉपुलेशन है भी। डेटा डेफिशिएंट, ऐसे स्पीशीज जिनका कि कोई डेटा ही नहीं प्रेजेंट है। एंड नॉट इवेल्युएटेड, जिनको कि इवेल्युएट नहीं किया गया है। नाउ अब इन जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं उसमें से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि हमें देखना ये कि कौन से थ्रेटेंड हैं, किनको रिस्क है। तो थ्रेटेंड में हमारे 3 कैटेगरीज इसमें आते हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद वो सीधे एक्सटिंक्ट में पहुंच जाते हैं, तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जो लोअर रिस्क है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, लीस्ट कंसर्न, नॉट इवेल्युएटेड एंड डेटा डेफिसिट। तो इसी हिसाब से जो IUCN है अपनी वो रेड लिस्ट निकालते रहता है और उसमें अलग अलग कैटेगरीज में स्पीशीज को कैटेगराइज करते रहता है। तो कुछ स्पीशीज होती है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है, उन पर कंजर्वेशन काफी ज्यादा उनका किया जाता है, तो वो फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड से उनका इंप्रूवमेंट हो जाता है, वो एंडेंजर्ड में पहुंचते हैं, वल्नरेबल में पहुंचते हैं, और फिर फाइनली किसी और लो लो रिस्क कैटेगरी में भी वो आ जाता है, अगर उनका कंजर्वेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ना IUCN की जो रेड लिस्ट बुक होती है उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो पिंक कलर के पेजेस में होता है, एंडेंजर्ड लाइक रेड, देन वल्नरेबल येलो, नियर थ्रेटेंड
light green, then least concern is green, data deficit, extinct in wild एंड एक्सटिंक्ट ब्लैक कलर। तो अलग अलग पेजेस के अलग अलग कलर होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड होता है आपका पिंक कलर का। कुछ ऐसे भी स्पीशीज होते हैं जो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होते हैं, उसके बाद वो इम्प्रूव हो जाते हैं, तो उनको फिर रख दिया जाता है ग्रीन कलर के पेजेस में। नाउ नंबर ऑफ पिंक पेजेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज। पिंक कलर के पेजेस जो रेड लिस्ट है उसमें बढ़ते जा रहे हैं, और पिंक कलर क्या शो कर रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब कि जो हमारी स्पीशीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते जा रही है, उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन होते जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।